दोस्तों, मैं राहुल पांडे आप सभी का क्लियर कंसेप्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। जिस तरीके से दोस्तों कमिटमेंट किया गया था कि 25 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और जो भी आपकी अपकमिंग जो भी वैकेंसी हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी सीआरपीएफ एसआई कांस्टेबल जितनी वैकेंसी हैं, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि इसमें प्रीवियस 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको स्टैटिक जीके के सभी सॉल्व कराए जाएंगे। इसके साथ साथ भी इसमें साइंस भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उनकी कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी। इसलिए आप लोग इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारी बंदरगाह है। तो दोस्तों जो ज्वारी बंदरगाह होते हैं, तो सबसे पहले ज्वारी बंदरगाह किन्हें कहते हैं। तो ज्वारी बंदरगाह जो होते हैं, जिस तरीके से जो बंदरगाह हैं जिनमें महासागर का जो जलस्तर होता है उसके जलस्तर में जिस तरीके से परिवर्तन होता रहता है, उसी तरीके से इस बंदरगाह में भी, इन बंदरगाहों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो महासागरीय जल के साथ परिवर्तन करते हैं उन बंदरगाहों को हम क्या कहते हैं, ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। जिसमें जो कांडला है ये एक ज्वारी बंदरगाह है। कहाँ पर पाया जाता है ये आपके, तो ये आपके गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है इसमें मार्मुगोवा। तो इसका आंसर जो है ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह जो है वो ज्वारी बंदरगाह है। कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों। दूसरा ये आपका मार्मुगोवा जो है ये यहाँ पर गोवा में है। कहाँ पर, गोवा से आप याद रखते हैं मार्मुगोवा, तो ये गोवा में है। कोच्चि आपका केरल में है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपका आता है एन्नौर। तो एन्नौर आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। एक आपका और पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपका पारादीप है। तो ये दोस्तों पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा में है, ये बहुत पूछा जाता है। तो एक हो गया आपका पारादीप बंदरगाह जो कहाँ पर पाया जाता है, जो उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों मैं क्रिप्स मिशन के बारे में बता दूं, ये जो क्रिप्स मिशन है ये आया था 1942 में। कब आया था, 1942 में भारत में आया था। ठीक है दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में आया था, तो ये आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। किसके, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला चीज कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य जो था वो था कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार में भारत का समर्थन चाहिए था। किसको, ब्रिटेन को। ठीक है ना। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार में समर्थन के लिए इन्होंने भारत में इस बात को कहा गया था कि भारत के लिए हम एक स्वतंत्र संविधान की व्यवस्था करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए इन्होंने संवैधानिक को सुधार करने के लिए, उद्देश्य ये भी था कि संवैधानिक सुधार करेंगे। इसके लिए भारत में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये मिशन आया हुआ था। उस समय विंस्टन चर्चिल वहाँ पर प्रधानमंत्री थे। कहाँ पर, ब्रिटेन में। इसी को क्रिप्स मिशन को, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, कि गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए और बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिनेवा का मुख्यालय किसका, जिनेवा का मुख्यालय। जिनेवा जो है किसका मुख्यालय है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसमें ओ लगा हो सारे जिनेवा में ही मुख्यालय है, मोस्टली 95% प्लस पर। ठीक है ना दोस्तों। तो फर्स्ट है WTO। तो WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा में है। अगर मैं WTO की बात करूं तो WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। इसकी मैंने सीरीज बनाई है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड कौन है, कब इनकी स्थापना हुई थी, उनका उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। आप क्लियर कंसेप्ट चैनल पर जाइए तो आपको पूरी डिटेल में ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी आपके 1946 में। कब हुई थी,
1946 में हुई थी। WTO की कब हुई थी? 1995 को हुई थी। IMF, तो IMF की स्थापना क्या हुई थी? तो IMF की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। कहाँ पर? वाशिंगटन DC। ठीक है ना दोस्तों। आगे एक और ऑप्शन को दिया गया है यूनेस्को। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसकी भी 1945 को हुई थी। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपके पेरिस में, फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, बाकी जानकारी आपको वीडियो में दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, जो असम और किसको जोड़ता है? तो ये दोस्तों आपके असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये दोस्तों लोहित नदी जो है, जो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर है, ढोला से सदिया तक। इसको इसलिए इसको कहा जाता है ढोला सदिया पुल, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि देश का सबसे बड़ा पुल कौन है? तो यही जो भूपेन हजारिका सेतु है, ये 9.15 किलोमीटर लंबा है, जो भारत का सबसे बड़ा सेतु है। कहाँ पर? आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर पाया जाता है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया गया था। तो ये देश का सबसे बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो मनाया जाता है वो आपका है हरेला। क्या है? हरेला। अगर इसके साथ साथ भी मैं बताऊं तो उत्तराखंड में एक और त्यौहार मनाया जाता है, जिसका नाम है फूल देई। क्या है? फूल देई। एक और मनाया जाता है जिसको कहा जाता है मरोज पर्व। क्या कहा जाता है? मरोज पर्व। ठीक है दोस्तों, और एक और है जिसको कहा जाता है बिजोती। क्या कहा जाता है? बिजोती। ये तीनों चार पर्व हैं, हरेला पर्व, फूलदेई पर्व, मरोज पर्व और बिजोती पर्व। ये आपके उत्तराखंड में ही मनाए जाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ लोसर की, तो लोसर आपके सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गणगौर जो है ये आपके राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उगादी है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पर? तो लोसर आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, गणगौर आपके राजस्थान में, और उगादी जो है वो आपके कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल जो है वो कहाँ की है? रूस की। कहाँ की? रूस की मुद्रा है। अगर मैं रूस की कैपिटल की बात करूं तो मॉस्को है, क्योंकि अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है दोस्तों, तो रूबल पूछा जा सकता है। तो रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस की मुद्रा है। अगर मैं जापान की बात करूं, जापान की मुद्रा कौन है? तो जापान की येन है। क्या है? येन। और अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक। अगर मैं स्पेन की बात करूं तो स्पेन की है यूरो। कौन सी है? स्पेन की जो आ जाती है वो आपकी है यूरो। ये स्पेन की है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो रूस की मॉस्को है। जापान की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो टोक्यो है। फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो पेरिस है, और स्पेन की बात करूं तो मैड्रिड है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही देश की मुद्रा और उनकी कैपिटल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है? तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है? प्रशांत महासागर में होता है। कहाँ पर होता है? प्रशांत महासागर में होता है। एक होता है ला नीना जो ठंडी है। ठीक है दोस्तों, तो ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये आपकी एक ये जो एल नीनो है ये ठंडी गर्म जा रहा है। इसी में एक आपके प्रशांत महासागर में एक इक्वाडोर पर पेरू जलधारा कही जाती है, जो गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, साउथ अमेरिका में जलधारा के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा
पूर्ण राज्य के रूप में गठन कब किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश जो है, जिसको नेफा के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये 1972 तक ये नेफा के नाम से ही जाना जाता था। इसके बाद इसको 55वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में, तब इसको यूनियन टेरिटरी, मतलब कि इसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिल गया था। कब मिल गया था? तो 1986 में 55वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया है? 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नेफा कब तक कहा गया? 1972 तक नेफा कहा गया है। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन 1986 में ये यूनियन टेरिटरी बना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी राष्ट्रीय पशु की बात करूं तो मिथुन जो है वो राष्ट्रीय पशु है, जो 1987 में ही इसको डिसाइड किया गया था कि मिथुन जो है राष्ट्रीय पशु है। और अगर मैं राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं तो हॉर्नबिल जो है वो इसका राष्ट्रीय पक्षी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो इसमें दोस्तों अभी तक मात्र 2 महिलाएं जो मुख्यमंत्री रही हैं। कितनी महिलाएं? 2 महिलाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश से ही थी, सुचेता कृपलानी, और एक आपकी मायावती। तो सुश्री मायावती, ठीक है दोस्तों, 4 बार रह चुकी हैं, और सुचेता कृपलानी 1 बार रह चुकी हैं। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी पुलिस में। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हैं ये फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो मायावती जी हैं ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, जिसकी किसने स्थापना की थी? तो कांसी राम जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, जिसकी अध्यक्ष हैं कौन है? मायावती, जो 4 बार सीएम रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मात्र 2 महिलाएं हैं, एक सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में सीएम रह चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो अगर रोवर का मैं बात करूं तो रोवर है वो है प्रज्ञान। क्या नाम है? प्रज्ञान। ये पूछा जाता है लैंडर का नाम क्या है, रोवर का नाम क्या है, जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ था उस रॉकेट का नाम क्या है? तो मैं बता दूं कि जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। अगर मैं लैंडर की बात करूं तो लैंडर जो है वो है विक्रम। क्या है? विक्रम। रोवर मतलब कि जो चारों तरफ चक्कर लगाता है, और लैंडर जो है जो वहाँ पर लैंड किया था इसने, तो वो उसका नाम विक्रम था। ठीक है, ये लैंडर है, और ये आपका क्या है? प्रज्ञान जो है वो रोवर है, जिसके तहत लॉन्च हुआ था। वो आपका रॉकेट जो था वो था LVM-3-M4। ये था आपका, जिसके तहत ये क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था LVM-3M4। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 14 जुलाई। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। तो अगर मैं बात कर दूं कहाँ पर? साउथ पोल में। तो अभी तक साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 देश हो चुके हैं, जिसमें चौथा देश भारत हो चुका है। तो अभी तक टोटल 4 देश हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो रूस, ठीक है, यूएसए और चीन, 3 कंट्री हैं। कौन कौन सी? आपके रसिया, ठीक है, और आपका यूएसए और चाइना, ये 3 कंट्री हैं। और चौथा अपना इंडिया भी हो चुका है, जो मिशन चंद्रयान में सफल परीक्षण कर चुका है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन अध्यक्ष, क्योंकि इसका कोई पद नहीं होता है इसलिए पदेन अध्यक्ष कहा गया है। इसको राज्यसभा का सभापति कहा जाता है, या राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है इसको उपराष्ट्रपति को पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो क्योंकि इसका चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? तो ये स्थायी होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए कार्यकाल? 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, अगर राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का मैं बात करूं तो राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होती है। 1/3 हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, उसके बाद चुनाव होता है और अगले चुनकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया है 5 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उस समय राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं वर्तमान बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। आपसे डायरेक्टली उपराष्ट्रपति ना पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, तो उसमें भी आएगा आंसर जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? तो ये आपको बहुत चर्चा में रहा है, चंद्रकांत सोमपुरा। कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। अगर मैं राम मंदिर की बात कर लूँ तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था वो अगस्त 2020 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 2020 में हुआ था। उद्घाटन 22 जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगर निर्माण कंपनी की बात करूं तो लॉर्सन एंड टर्बो। कौन सी? लॉर्सन एंड टर्बो जो था उस कंपनी ने इसका निर्माण किया था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पक्की ईंटों से बना भीतरगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो भीतरगांव बंदरगाह है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपी पुलिस में। यूपी की जितनी वैकेंसी आती है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो पक्की ईंटों का भीतरगांव मंदिर है, ये कानपुर में है। कहाँ पर है? आपके कानपुर में है। कानपुर में अगर मैं और एक मंदिर की बात करूं तो जेके मंदिर बहुत फेमस है। अगर चित्रकूट की बात करूं तो चित्रकूट में भरत मिलाप मंदिर फेमस है। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर फेमस है। और अगर वाराणसी की बात करूं तो तुलसी मानस, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर। कौन कौन से? तुलसी मानस, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर जो है वो बहुत फेमस है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के नैमिषारण जो है वो सीतापुर में। कहाँ पर? सीतापुर में स्थित है। कौन सा? नैमिषारण तीर्थ स्थान। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ककोरी कांड में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में बंद किया गया था? तो ककोरी कांड में अशफाक उल्लाह खान को पकड़े जाने के बाद फैजाबाद की जेल में बंद किया गया था। किसकी? फैजाबाद की जेल में। सबसे पहले अगर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ककोरी कांड कब हुआ था? तो ककोरी जो कांड है वो 9 अगस्त और 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें लखनऊ से जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन को लूटा गया था, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जी शामिल थे। ठीक है, जो 4 लोगों ने मिलकर इस ट्रेन को लूटा था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अशफाक उल्लाह खान को फांसी कब दी गई थी, तो अशफाक उल्लाह खान को फांसी 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन ककोरी कांड से संबंधित नहीं है? 3 लोगों के नाम दिए जाएंगे, चौथा आपसे पूछ लिया है जो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जो है वो ककोरी कांड से संबंधित है, जिसमें ट्रेन लूट की गई थी। ट्रेन लूटने की घटना भी कही जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 में सरसों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिस पर बहुत विवाद हुआ था, ये है आपका कितना? 5450 रुपये जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगर मैं फसल की बात आई गई तो भारत में 3 तरीके की फसल होती हैं। एक आपकी होती है खरीफ की फसल, ठीक है दोस्तों, दूसरी होती है रबी की फसल और तीसरी होती है जायद की फसल।
ठीक है दोस्तों। तो खरीफ की जो फसल होती है ये आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगर मैं बात करूँ रबी की फसल, तो रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जायद की फसल अप्रैल में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं 6,000 की बात करूं तो 6,000 जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये मसूर का है। 1735 जो है वो आपके जौ का है और 5335 जो है ये आपके चने का है। अगर मैं गेहूं की बात कर लूं तो गेहूं का जो पूछा जाता है वो है 2125 रुपये। कितना है? 2125 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसको एमएसपी बोला जाता है। कृषि लागत मूल्य सीएसीपी होता है, जिसके लिए न्यूनतम जो लागत मूल्य आयोग होता है जो डिसाइड करता है कि एमएसपी कितना रहेगा। तो रबी की 6 फसलें होती हैं, जिसमें अगर मैं कहूँ सरसों की बात करूँ तो 5450, अगर मसूर की बात करूँ तो 6000, अगर मैं जौ की बात करूँ तो 1735 और आपकी चना जो है वो 5335 होता है और गेहूँ 2125। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मुद्रा अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का जो प्रभाव होता है वो निर्यात में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि जो सामान आता है, जो हम लोग भेजते हैं दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। और आयात में यदि कमी, इसमें एक ऑप्शन और हो सकता था, आयात में वृद्धि ये नहीं हो सकता है, आयात में कमी होती है और निर्यात में जब वृद्धि होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन। अभी तक भारत में 3 बार ऐसा हो चुका है, 1949, 1966 और 1991 में 3 बार ऐसा हो चुका है। मुद्रा स्फीति की कंडीशन आ गई थी जिसमें मुद्रा अवमूल्यन किया गया था। अगर मैं रुपए की बात कर लूँ तो डॉलर में अभी 80 रुपये से 100 रुपये की रेंज में चलता रहता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है और ये है कि ध्वनि की चाल में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल इस्पात में अधिकतम होती है। सबसे ज़्यादा सॉलिड, उसके बाद फिर लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस में ध्वनि की चाल होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड में, सॉलिड के बाद लिक्विड में, लिक्विड के बाद गैस में। ठीक है दोस्तों। तो ये इस्पात में जो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात कर लूँ इसमें वायु में जो होती है ये 332 मीटर पर सेकंड होती है। जल में 1483 होती है, लिक्विड की बात कर लूँ। और अगर मैं स्टील की बात कर लूँ तो स्टील की बात कर लूँ तो ये होता है 5920 मीटर पर सेकंड, ये ध्वनि की चाल होती है इस्पात में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो मौलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। अगर मैं सिरका की बात कर लूँ तो सिरका एसिटिक एसिड पाया जाता है इसमें। चींटी की जो डंक होती है इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और इमली जो है ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दही में कौन सा पाया जाता है? दही और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अगर मैं पालक और टमाटर की बात करूं तो पालक टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। तो सेव में मौलिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, चींटी की डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड। जितने भी जो खट्टे फल होते हैं उनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। दही और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है मानव के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो मानव पाचन तंत्र में जो सबसे लंबा भाग है ये है छोटी आंत। बड़ी आंत जो होती है वो चौड़ाई में ज़्यादा होती है। अगर मैं इसमें बात की कि सबसे लंबा भाग कौन सा है तो लंबा भाग में आपको छोटी आंत का ऑप्शन लगाना है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है, जो भोजन का क्या करती है? अवशोषण करती है। क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो क्लास है इस तरीके से कंटिन्यू चलेगी। आपको साइंस
अलग से पढ़ाई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। और बहुत जल्दी मैं करंट अफेयर की क्लास लेने वाला हूँ। तो करंट अफेयर की भी क्लास इसी तरीके से चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पर 20 क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। धन्यवाद दोस्तों।